हेलो मानवा बडीज। स्वागत है आपका एक और ज़बरदस्त मानवा एपिसोड में। आज मैं फिर से सुनाने वाली हूँ कहानी एलिक्सर ऑफ द सन की, और ये है इस मानवा का पार्ट 6। तो चलिए सुनते हैं बायान की ज़िंदगी की आगे की कहानी। कोई बायान के बालों को सहला रहा है, उसको धीमे से छू रहा है ताकि वो जागे ना। ठंडे फटे हुए हाथ जो कि एलिगेंट है। ये हाथ उसकी माँ का है। उसको पता है कि ये बस एक सपना है। वो कहती है माँ। उसकी माँ कहती है हाँ। वो एक बार फिर उनको पुकारती है माँ। वो कहती है हाँ। वो फिर एक बार उनको पुकारती है। वो कहती है कि वो यही है, वो क्या कहना चाहती है। बायान कहती है कि वो बस उनको पुकारना चाहती थी। वो उनको उसके बाल सहलाते रहने को कहती है। वो कहती है कि बायान अब इसके लिए बहुत बड़ी हो चुकी है। मेरी प्यारी बेटी अब पूरी तरह से बड़ी हो चुकी है। अब तुम्हारे लिए एक अच्छा लड़का ढूंढने का वक्त हो चुका है। बायान कहती है कि हरगिज नहीं, वो हमेशा यही उनके साथ रहेगी। लेकिन वो ऐसा नहीं चाहती। वो बायान को ना रोने को कहती है। दुनिया में खुश रहने और मुस्कुराने के लिए कई सारी वजहें हैं, लेकिन बायान को इस दुनिया में कुछ भी अच्छा नहीं लगता। उसकी माँ तभी उसको एक तमाच लगाती है। बायान कहती है कि उसने क्या ही गलत बोला था। माँ कहती है कि शायद उन्होंने उसकी गलत परवरिश कर दी, क्योंकि वो कैसे इतनी जिद्दी और आलसी हो गई। वो मुड़कर वहाँ से जाने लगती है और बायान कहती है कि माँ आई एम सॉरी, मैं नहीं रोऊंगी, मैं हंसती रहूंगी, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। वो उनको पकड़ कहती है कि मेरे पास ही रहो प्लीज। उसकी माँ उसको देख कहती है अपनी आंखें खोलो। बायान कहती है कि लेकिन उसकी आंखें तो खुली है। वो फिर से कहती है कि अपनी आंखें खोलो, ये तुम्हारी माँ का आखिरी ख्वाहिश है। वो फिर वहाँ से गायब हो जाती है। माँ, माँ आप कहाँ हो माँ? वो उनको पुकारती रहती है। सुबह बायान की लॉज में एम्परर कपड़े पहन रहे हैं। जब वो देखते हैं कि बायान सपने में कुछ बात कर रही है, वो उसको उठाने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि बायान उठने का वक्त हो चुका है। तभी वो देखते हैं कि बायान अपनी माँ को पुकारते हुए अपने सपने में रो रही है। वो उसको अपनी बाहों में उठाते हैं और उसको उठाने की कोशिश करते हैं। तभी उसकी आंखें खुलती है और वो एम्परर को अपने आंखों के सामने पाती है। वो तुरंत उनसे भाग दूसरी तरफ चली जाती है और कहती है कि योर मैजेस्टी हमें अब रुकना चाहिए। वो कहते हैं कि लेकिन उन्होंने तो कुछ कहा भी नहीं है। तो वो कहती है कि वो बस उनको बता रही है। वो पूछते हैं कि क्या वो ठीक है, तो वो कहती है हाँ। वो उसको किस करते हैं और कहते हैं कि दोपहर को वो उसके लिए कैरियर भेजेंगे। वो पूछती है किस लिए, तो वो कहते हैं तुमने कहा था कि तुम्हें पावर चाहिए ना। ये सुन वो खुश हो जाती है और पूछती है कि क्या वो उसको अब पावर देने वाले हैं, क्या सच में? वो कैसे उसकी मदद करने वाले हैं? बायान पूछती है कि एम्परर उसको किस तरह का पावर देने वाले हैं, तो एम्परर कहते हैं कि जब वो लोग दोपहर को मिलेंगे वो उसको तब सब बताएंगे, लेकिन बायान को तब तक अच्छे से रेस्ट करना होगा और वक्त में खाना खाना होगा। बायान कहती है कि यहाँ का खाना तो वो सपनों में भी मिस नहीं करेगी, वो जीती ही उसी के लिए है। उसको पैलेस का खाना बहुत पसंद है। बायान को देख एम्परर को यकीन नहीं होता कि वो वही लड़की है जो अपने नींद में रो रही थी। वो अपने गालों की ओर इशारा करते हैं और बायान उनको किस करती है। बाहर एक आदमी खांसता है एम्परर को इशारा करने को कि उनके बाहर आने का वक्त हो चुका है, वरना वो काउंसिल मीटिंग के लिए लेट हो जाएंगे। लेकिन एम्परर का बाहर ना आने का इरादा देख वो काउंसिल मीटिंग को ही डिले कर देता है। काउंसिल मीटिंग में काउंसिलर्स का डिमांड देख एम्परर काफी गुस्सा होते हैं। सभी की मांग एक ही है, क्योंकि उनके एम्पायर का फ्यूचर उनके हाथों में है। वो चाहते हैं कि एम्परर बाकी की कॉन्कुबाइंस के साथ भी रात बिताए और एम्पायर का फ्यूचर मजबूत करने को बच्चे पैदा करे। जिन भी कॉन्कुबाइंस को एम्परर का अटेंशन मिलता है उनके पास पावर ऑटोमेटिकली आ जाता है। ये बात क्लियर है कि इनको एम्पायर का फ्यूचर की वाकई ही में चिंता नहीं है, उनको बस वो एक्स्ट्रा पावर चाहिए। जब वो पहली बारी पावर में आए तब उन्होंने कई सारे करप्ट नोबल्स को एग्जीक्यूट करा, लेकिन इन छोटे क्रिमिनल्स को उन्होंने जीने दिया। लेकिन ये सब फिर से उन्हीं करप्ट रास्तों में चलने लगे हैं। लगता है कि उनकी दया किसी काम की नहीं थी। कॉन्कुबाइंस को बेड करना एक एम्परर की ड्यूटी होती है, लेकिन वो बायान के अलावा किसी भी दूसरी कॉन्कुबाइन के साथ रात बिताना नहीं चाहते। दूसरी ओर बायान सोच रही है कि क्या इस बार एम्परर ने उसका पहले से कम खून पिया। उसके बॉडी में स्कार्स तो है, लेकिन बाकी कोई भी सिम्टम नहीं दिख रहा। जितना खून उसके ब्लड लेटिंग में जाता था उतना खून तो वो नहीं पी सकते। लेकिन पिछली बारी मून शैडो तालाब के हादसे के बाद जैसे वो 3 दिन तक बेहोश थी, उसको लगा था कि इस बारी भी वैसा ही होगा। ऐसा लगता है कि जब एम्परर एक सर्टेन अमाउंट में उसका खून पीते हैं तब उसको हील होने को ज्यादा वक्त लगता है। ब्लड लेटिंग के बाद उसकी हीलिंग पावर्स कमजोर होना तो नॉर्मल है, लेकिन जब एम्परर उसका खून पीते हैं तब लगता है कि उसकी हीलिंग पावर्स पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। जब तक उसके हीलिंग पावर्स वापस ना आ जाए उसको केयरफुल रहना होगा। वो सोचती है कि सुयन के आने से पहले ही उसको बाहर झाड़ू लगाना होगा, क्योंकि अगर उसने उसको देख लिया तो वो उसको कोई भी काम करने नहीं देगी। जैसे ही वो दरवाजा खोलती है वहाँ बाहर सुयन ऑलरेडी किसी दूसरी लड़की के साथ खड़ी है। ये वही लड़की है जो कि पिछली बारी वो कलश लेकर आई थी और बायान ने उसको हील करा था। अब से वो भी बायान के यहाँ काम करने वाली है। बायान उसको उसका नाम पूछती है तो वो हकलाते हुए कहती है मोगवा।
बायान पूछती है कि क्या वो हमेशा ऐसे ही बात करती है। वो अपने घुटने टेक कहती है कि भले ही वो हकलाते हुए बात करती है, वो बहुत ही फेथफुल है। वो चाहती है कि बायान बस उसको एक मौका दे दे। उसके हकलाते हुए बोलने की वजह से बाकी सब लोग उसको अपने यहाँ से निकाल देते हैं, लेकिन सुयन ने उसको नोटिस करा क्योंकि वो बहुत ही हार्डवर्किंग और पेशेंट है और वही उसको यहाँ ले आई। उसको यही रहने का मन है। वो घुटने टेक बायान को उसको वहाँ काम करने को देने को कहती है और बायान कहती है कि ठीक है। मोगा को यकीन नहीं होता कि बायान इतनी आसानी से सब मान गई। बायान उसको उठने को कहती है और पूछती है कि वो कितने साल की है। वो बताती है कि वो 18 साल की है। वो और बायान एक ही उम्र के हैं, तो वो कहती है कि वो लोग दोस्त बन सकते हैं। तो सुयन कहती है कि अगर दूसरों को पता चला कि वो अपनी मेट्स के साथ दोस्ती करती है तो उनको लगेगा कि वो अजीब है। बायान कहती है कि अगर ऐसा है तो वो लोग ये बात सिर्फ अपने बीच रख सकते हैं। तभी उनको बाहर कुछ आवाज सुनाई देता है और सुयन मोगवा को जाकर देखने को कहती है, लेकिन बायान भी उसके साथ जाती है क्योंकि वो उसको लेने आया कैरियज हो सकता है। सुयन सोचती है कि बायान एम्परर को मॉन्स्टर कहा करती थी, लेकिन लगता है साथ रात गुजारने के बाद वो उनके करीब हो चुकी है। अब शायद कुछ वक्त बीतने के बाद बाकी कॉन्कुबाइंस भी एम्परर का फेवर पाने की कोशिश करने लगेंगी। अभी के लिए तो एम्परर का फेवर बायान के लिए है, लेकिन एम्परर किसी भी वक्त बदल सकते हैं। अगर वो हमेशा बायान को फेवर करे तो बायान हेगे यानी कि महारानी तक बन सकती है। अगर वो एम्परर के बच्चे पैदा करे तो और भी ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन एक बात है जो कि सुयन को परेशान करती है और वो है बायान की स्लीप वॉकिंग। पैलेस में कई सारे ऐसे लोग हैं जो मानते हैं कि स्लीप वॉकिंग दरअसल किसी बुरी शक्ति के वश में होना होता है। वो मानते हैं कि स्लीप वॉक करने वाले को भूत प्रेत ने कब्जा करा होता है। सुयन को पता है कि बायान का स्लीप वॉक बस उसकी बीती हुई जिंदगी के दुखों की निशानी है, लेकिन क्या होगा अगर एम्परर इस बात को समझ ना पाए। तभी उसको याद आता है कि कल रात बायान अच्छे से सोए जब वो एम्परर के साथ थी। शायद वो थक गई होगी, तो अगर वो लोग हर रात साथ में बिताए तो बायान रात को नहीं जगेगी और स्लीप वॉक नहीं करेगी। वो सोचती है कि ये अच्छा काम करते रहना योर मैजेस्टी। बाहर बायान और मोगवा देखते हैं कि वो आवाज उसको लेने आया कैरियज का नहीं था। वो देखते हैं कि बायान के यहाँ किसी ने भर भर कर बहुत सारा सोना और कीमती चीजें भेजा है। वो सोचते हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है। कुछ मजदूर वहाँ और भी ज्यादा बक्से लेकर आ रहे होते हैं, तो बायान उनको पूछती है कि ये सब किसने भेजा है। वो बताते हैं कि उनको जैसा करने को कहा गया था वो तो बस उतना ही कर रहे हैं। जिसने इनको भेजा होगा उनका नाम उन्हीं बक्सों के अंदर होगा। ये सब भेजने वाले वहाँ के नोबल्स है। वहाँ इतने सारे बक्से हैं कि सबको एक एक कर खोला भी नहीं जाएगा, लेकिन ये बात साफ है कि वो सब बस बायान के अच्छे साइड में होना चाहते हैं। बायान उनको देखती है और कहती है कि इनको वापस भिजवा दो। सुयन बायान को फिर से सोचने को कहती है। उन सब ने ये भेजने को बहुत एफर्ट लगाया होगा, तो बायान को सोच समझ कर फैसला लेना चाहिए। अगर उसको नहीं पता कि वो सब आखिर चाहते क्या है, तो ये सब जहर के बराबर है। जितना उसको चाहिए उसे ज्यादा लेने से हमेशा बुराई होगा, इसीलिए उसको ये सब नहीं लेना होगा। जिस दिन उसकी माँ मरी थी उस दिन भी ठीक ऐसा ही हुआ था। यूल के पिता ने उसको बहुत सारा राशन दिया और उसको अपनी माँ का ख्याल रखने को तक कहा। वो इतनी बेवकूफ़ थी कि वो कुछ नोटिस नहीं कर पाई। उस जहर वाले पैकेज को एक्सेप्ट करने के लिए वो कभी भी खुद को माफ़ नहीं कर सकती। वो उस गलती को दोबारा नहीं दोहराना चाहती। बायान कहती है कि सुयन, इस घर में 7 कमरे हैं। हर मील में हमें 10 से भी ज़्यादा परिकार मिलते हैं और हम जितना पहन पाए हमें उससे भी ज़्यादा कपड़े मिलते हैं। और अगर हमें कुछ भी चाहिए होगा कभी तो वो हम मांग भी सकते हैं। मुझे बस इतना ही चाहिए। सुयन समझ जाती है और कहती है कि वो सब कुछ वापस भिजवा देगी। बायान उसको थैंक यू कहती है, लेकिन उनके यहाँ इतने सारे बक्से आए हैं कि उनको सही जगह में वापस भेजना आसान नहीं होने वाला। तभी बायान को एक आइडिया आता है। वो पूछती है कि ये सब एम्परर की वजह से हुआ है ना। सुयन कहती है कि एक हिसाब से देखा जाए तो हाँ। बायान कहती है कि अगर ऐसा है तो सुयन को अब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बायान खुद इस मामले को संभाल लेगी। उधर एम्परर का किसी दूसरे कॉन्कुबाइन के साथ रात बिताने का दिन काउंसलर्स ने सेट कर दिया है। उनके बच्चों में जितनों को इंटरेस्ट है, लगता है उनका एम्पायर का फ्यूचर काफी ब्राइट है। जूयल को पता है कि एम्परर का अनॉयड होना जायज है, लेकिन इस एक बार वो भी काउंसलर्स की बातों से सहमत है। उसको भी पता है कि जो वो सब एम्पायर की फ्यूचर की चिंता की बातें करते हैं वो सब सच नहीं है। लेकिन अगर एम्परर किसी भी औरत के साथ होने वाले हैं तो उनको बाकी सारी कॉन्कुबाइंस को भी एक फेयर मौका देना चाहिए। अगर बस किसी एक कॉन्कुबाइन को उनका सारा फेवर मिल गया तो बाकी की सारी कॉन्कुबाइंस हाथ मिलाकर उस एक के खिलाफ जा सकती है, जिससे कि कई सारे परेशानियां पैदा हो सकती है। और अगर बायान अभी दिल की सच्ची भी है तो भी एम्परर से उसको धीरे धीरे जब पावर और पैसे मिलने लगेंगे तब उसका दिमाग भी लालच से मैला हो जाएगा और बात एम्परर के हाथों से बाहर चला जाएगा।
एम्परर को एक बात अजीब लग रही है। रावण की राजकुमारी जो मारे जाने की बारी में सबसे लास्ट थी, वो इस बार तो लिस्ट में भी नहीं है, जबकि उनको लगा था कि वो सबसे पहले होगी। सबसे लास्ट सैक्रिफाइस होने को पिछली बारी उसने लोगों को ब्राइब करा था। उतना ज्यादा इन्फ्लुएंस से तो वो काफी आसानी से इस बारी सबसे आगे का टर्न ले सकती थी। लगता है वो एम्परर को अवॉइड कर रही है, लेकिन क्यों? एम्परर जूयुल को एक बैंकेट तैयार करने को कहते हैं। जूयुल पूछता है कि कब। वो कहते हैं अगले महीने के शुरुआत में। अब उनको अपनी कॉन्कुबाइंस को जानना होगा। तभी उनको बायान के वहां आने की खबर मिलती है। एम्परर उसको अंदर भेजने को कहते हैं। तभी बायान भागते हुए अंदर आती है और रास्ते में जूयुल को हेलो भी करती है। एम्परर बायान को बैठने को कहते हैं और जाते हुए जूयुल सोचता है कि अब भी उसको बायान की हरकतों की आदत नहीं हुई है। बायान कहती है कि उसके पास वहां बैठने का वक्त नहीं है, उसके सामने एक बहुत बड़ी मुसीबत आ पहुंची है। एम्परर सोचते हैं कि कॉन्कुबाइन एम्परर को कह रही है कि वो बुरे मूड में है। वो पूछते हैं कि क्या हुआ, तो बायान बताती है कि कुछ अजीब लोगों ने उसके यार्ड में कचरा भर दिया है। एम्परर उसको और बताने को कहते हैं, तो वो कहती है कि ज्यादातर वहाँ सिल्क, मोतिया और सोना था। तो नोबल्स की पहुंच अब उस तक पहुंची गई, लेकिन क्या बायान को उन चीजों की कोई मतलब नहीं है? वो कहते हैं कि बायान, वो सब कचरे नहीं है, वो कीमती है। बायान को पता है कि वो सब कीमती चीजें हैं, लेकिन उसके लिए तो वो कचरे के बराबर है। वो सब कितने भी लग्जरियस क्यों ना हो, उसको उनकी कोई भी जरूरत नहीं है। एम्परर पूछते हैं कि क्या उसको वो सब नहीं चाहिए। बायान कहती है कि उसके पास जितना भी है वही उसके लिए काफी है, लेकिन एम्परर को नहीं लगता कि उसके पास ज्यादा कुछ है। बायान कहती है कि एम्परर के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से देखा जाए तो शायद नहीं, लेकिन उसके स्टैंडर्ड्स के मुताबिक उसके पास जरूरत से ज्यादा है। रोस्ट करा हुआ खरगोश स्वादिष्ट होता है, लेकिन फिर भी उसको ज्यादा पकाना नहीं चाहिए। गिफ्ट्स के मामले में भी कुछ ऐसा ही है। लालच करना एक बीमारी है, तो इसलिए वो चाहती है कि एम्परर खुद वो सारे तोहफे लौटा दे। वो खुद उनको लौटा देती, लेकिन वो काफ़ी सारे हैं और उसको उनको लौटाने में कई दिन लग जाएंगे, लेकिन एम्परर बस एक ही ऑर्डर में सबको वापस भिजवा सकते हैं। एम्परर समझ जाते हैं कि बायान में खुद के लिए जितना चाहिए उससे ज़्यादा पाने की कोई भी इच्छा नहीं है, और उसको वो सब कीमती चीज़ों को एक रोस्टेड खरगोश से कंपेयर करता देखना बहुत ही सेटिस्फाइंग था। वो कहते हैं कि शाम तक वो सबको वापस भिजवा देंगे, लेकिन वो फ्री में उसका काम नहीं करने वाले। बायान कहती है कि उनको क्या चाहिए। उनको देने को बायान के पास बस कुछ खून ही है। उनको अभी नहीं पता कि वो बायान से क्या चाहते हैं। बायान कहती है कि वो सोचकर बता सकते हैं, वो उनका डील याद रखेगी। ये कैसा एहसास है जो बायान को देख हमेशा उनकी मन में आता है। वो पूछते हैं कि क्या बायान अब अच्छा महसूस कर रही है, उसको तो बुखार था ना। वो कहती है कि वो ठीक है, पहले तो इससे कई ज़्यादा बदतर हुआ करता था। वो उसको पूछते हैं, तब वो बताती है कि जब भी वो ब्लड लॉस करती थी तब वो 3 दिन तक नहीं उठ पाती थी। एम्परर पूछते हैं कि इसका मतलब मून शैडो तालाब में उनकी पहली मुलाकात से भी पहले वो खून बहाती थी, क्या वो अक्सर वैसा करती थी? शायद बायान को इस बात का जिक्र एम्परर के सामने नहीं करना चाहिए था। उनको लग सकता है कि बस सरवाइव करने को अपनी बॉडी से खून निकालना कितना वियर्ड है। बायान इस बात का जवाब उनको नहीं देना चाहती, तो इस टॉपिक से ध्यान भटकाने को वो वहाँ से एक डॉक्यूमेंट उठाती है और कहती है कि अरे देखो तो यहाँ क्या है, बहुत सही लग रहा है ये तो। एम्परर मुस्कुराते हैं और सोचते हैं कि इतनी सारी चीजों में से उसने उठाया तो भी सीधे एम्परर के प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स। वो उसको फ्लिप करते हैं और कहते हैं कि वो उल्टा पकड़ रही है। ये देख बायन बहुत ही एम्बैरेस्ड होती है। इससे वो समझ जाते हैं कि वो उस सवाल का जवाब देना नहीं चाहती, तो वो इस मामले को बाद में देखेंगे। वो कहते हैं कि नोबल्स का भेजे हुए लेटर्स ऊपर से पढ़ो या नीचे से, सभी एक ही होते हैं, तो बायन को एम्बैरेस्ड होने की कोई जरूरत नहीं है। वो एक पेपर में कुछ लिखते हैं। बायन पूछती है कि वो क्या है। वो कहते हैं कि वो उनका नाम है। वो कहती है कि क्या वो ग्रेट सन एम्परर से अलग है। उसको लगता था कि एम्परर का नाम ही द ग्रेट सन एम्परर है। वो कहता है कि वो उनका नाम नहीं है, वो तो उनका औहदा है, उनका असली नाम अलग है। ये उनका असली नाम है। बायन पूछती है कि उनके क्यों 2 नाम है, तो वो बताते हैं कि एम्परर का असली नाम बस ऐसे ही लाइटली यूज नहीं करा जा सकता, इसीलिए लोग उनको उनके बाय नेम से पुकारते हैं। बायन कहती है कि अगर ऐसा है तो वो क्यों उसको अपना असली नाम दिखा रहे हैं। वो कहते हैं कि वो चाहते हैं कि वो उनको नाम से बुलाए। काफी लंबे वक्त से किसी ने भी उनको उनके नाम से नहीं बुलाया है। वो चाहते हैं कि बायन उनको उनके नाम से बुलाए। बायन बताती है कि उसको पढ़ना नहीं आता। वो पूछते हैं क्यों। वो कहती है कि उसके हालातों की वजह से उसको कोई भी एजुकेशन नहीं मिल पाया। वो कहते हैं कि बायन को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो उसको पढ़ा सकते हैं। वो बायन को अपना नाम के कैरेक्टर्स की मीनिंग बताने लगते हैं। बायन को लगता था कि इस बात के लिए एम्परर उसको ज़रूर कुछ ना कुछ कहेंगे, लेकिन उन्होंने वैसा नहीं करा। उसको सिखाने के बाद एम्परर उसको उनका नाम कहने को कहते हैं। वो पूछती है कि क्या सच में वो वैसा कर सकती है। वो कहते हैं कि हाँ। वो कहती है धन। एम्परर उसको फिर से एक बारी वो कहने को कहते हैं। वो फिर से कहती है धन। वो फिर बार बार उसको उनका नाम कहने को कहते हैं और वो हर बार कहती है धन।
वो कहते हैं कि क्या वो उसको सिखाए। वो पूछती है क्या। एम्परर कहते हैं पढ़ना। बायन बताती है कि वो ऑलरेडी सुयन से पढ़ना सीख रही है। वो कहते हैं कि अगर सुयन वो मेड है जो उसकी लॉज को मैनेज करती है तो उसको ऑलरेडी बहुत सारे दूसरे काम होंगे। सुयन सच में हमेशा बिजी होती है। बायन को बुरा लगता था कि सुयन को अकेले ही बहुत काम करना पड़ता है, तो वो कहती है कि अगर वो सच में उसको पढ़ना सिखाना चाहते हैं तो वो वैसा कर सकते हैं। एम्परर मुस्कुराते हैं और उसको किस करते हैं। अगले सीन में सुयन बायन से पूछ रही है कि क्या सच में उसको और कुछ नहीं चाहिए। बायन कहती है कि हाँ, एम्परर ने उसको बस ऐसे ही आने को कहा है। उसने उनको उन किताबों के बारे में भी बताया जो वो और सुयन यूज कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि उसको भारी चीजें नहीं उठाना चाहिए। एम्परर बायन को एक छोटा सा बुक तक उठाना नहीं देते। एम्परर सच में उसको बहुत पसंद करते हैं। हर रात वो बायन के लॉज में साथ बिताते हैं और हर दिन वो बायन को पढ़ना सिखाने को अपने ऑफिस में बुलाते हैं। सुयन होप करती है कि उनका बायन के लिए फेवर लास्ट करे, और कुछ नहीं तो एटलीस्ट बस 2 साल तक। सुयन ने सुना था कि पहले के एम्परर धन के पिता जूतों की तरह लड़कियां चेंज करते थे। स्पेशली वो कॉन्कुबाइन जो एम्परर की माँ थी, वो एक लेजेंडरी ब्यूटी थी जो कि पड़ोसी राज्य की राज परिवार से थी। वो अपने राज्य को युद्ध से बचाने को धन के पिता की कॉन्कुबाइन बनी, लेकिन एम्परर ने अपना वादा तोड़ दिया और उनकी राज्य पर आक्रमण करा, जिससे कि उन्होंने अपना परिवार और अपना राज्य दोनों ही खो दिया। वो अपने बेटे को जन्म देते ही गुजर गई। एक आदमी का प्यार ऐसा ही होता है, क्या पता कब एम्परर का माइंड चेंज हो जाए। सुयन चाहती है कि बायान एम्परर से ज्यादा अटैच ना हो। उसको लेने कैरियर जाता है और वो उसमें बैठ एम्परर के यहाँ निकल जाती है। एम्परर हमेशा उसकी नेक को बाइट करते हैं। उसके मार्क्स कभी हील ही नहीं हो पाते। ये उतना ज्यादा दर्द तो नहीं करता, लेकिन क्योंकि सुयन उसको नहाने में मदद करती है, उसको एम्बैरेस्ड फील होता है। ये उसकी बॉडी में बहुत ही असर कर रहा है। एक पत्नी होना कितना मुश्किल काम है। उसको लगा था कि उसकी माँ उसकी एक लौती परिवार होगी। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो किसी की पत्नी होगी। लेकिन जब वो एम्परर के साथ होती है तब उसको उतना अकेला महसूस नहीं होता। जब वो उनके वार्म लाल आंखों को देखती है तब लगता है कि कोई उसके साथ है। तभी उसको याद आता है कि उन्होंने कहा था कि अगर वो कल का लेसन याद ना करे तो वो उसको पनिश करेंगे। लगता है वो सच में बहुत दम है, लेकिन वो गिव अप नहीं करेगी। वही एम्परर के ऑफिस में चीफ जनरल सोच रहा है कि आखिर बायान कब आ पहुंचेगी। वो बायान को एक बार ही देखना चाहता है। तभी एम्परर कहते हैं कि क्या तुम्हारा यहाँ खत्म हो गया, लेकिन क्योंकि वो बायान के ख्यालों में डूबा हुआ था वो सुन नहीं पाता। एम्परर फिर से पूछते हैं कि क्या उसका काम खत्म हो गया, तो वो कहता है हाँ। एम्परर कहते हैं कि मुझे सच सच बताना, क्या तुम्हारा मन अभी भी उस पर है। वो घबरा जाता है और कहता है कि बात ऐसी नहीं है, वो बस जानना चाहता है कि वो कैसा कर रही है। एम्परर उसको उनको बताने को कहते हैं कि वो औरत कौन है। वो कहता है कि हर हाइनेस आपकी कॉन्कुबाइन है। वो कहते हैं कि मुझे फिर से तुम्हें ये याद दिलाने को मजबूर मत करना। वो उनकी बात समझ जाता है। तभी बायान वहाँ आ पहुँचती है और जनरल को वहाँ देख उसको ग्रीट करती है। उसको भी अभी एम्परर के सामने ऐसा करना था। उसको फिक्र है कि कहीं इस बात के लिए एम्परर बायान पर गुस्सा ना कर दे। बायान सीधे दौड़ते हुए एम्परर की बाहों में जाकर बैठती है और उनसे बात करने लगती है। ये देख एम्परर हंसते हैं और उसको किस करते हैं। वो दोनों जनरल के सामने ही बहुत प्यार से पेश आ रहे हैं और जनरल चुपचाप वहाँ से चला जाता है। बायान काफी मेहनत से पढ़ाई करती है। बायान में सच में बहुत हौसला है। एम्परर ने उसको पढ़ने को बहुत ज्यादा चीजें दी थी, लेकिन उसने ऑलरेडी ऑलमोस्ट सब कुछ पढ़कर निपटा लिया है। उसने जरूर बहुत ही कड़ी मेहनत की होगी। वो सब लिखकर खत्म करती है और देखने लगती है। वो कहती है कि हो गया। नहीं नहीं, एक सेकंड। एम्परर कहते हैं कि बस उसको घूरने से कुछ बदल नहीं जाएगा। वो पूछते हैं कि क्या उसको और भी ज्यादा वक्त चाहिए। वो कहती है कि नहीं। वो चेक करते हैं और उसने 4 मिस्टेक्स की होती है। वो पूछती है कि क्या उसने उतने सारे गलत करे, तो वो उसको समझाते हैं कि उसने क्या क्या गलत करा, लेकिन उसने फिर भी बहुत अच्छा करा। एम्परर उससे खुश है। वो कहती है कि उसने कोशिश करी। एम्परर उसको गुड गर्ल कहते हैं, लेकिन फिर भी उसको पता होना चाहिए कि अब क्या होने वाला है। वो कहती है कि उसको याद है, अ प्रॉमिस इज अ प्रॉमिस। क्योंकि उसने 4 गलतियां की, अब उसको 4 पनिशमेंट्स मिलेंगे। वो पूछते हैं कि क्या वो श्योर उनको सह पाएगी। वो कहती है कि उसके पास और क्या ही रास्ता बचा है, क्योंकि उसने गलतियां की। वो कहते हैं कि उसका पनिशमेंट है एक गलत जवाब के लिए एक किस, लेकिन उसको खुद जाकर उनको किस करना होगा। बायान ये जान बहुत ही शॉक्ड है। वो पूछती है कि क्या वो उसको कोई और पनिशमेंट नहीं दे सकते। इससे अच्छा तो वो उसके कान ही मरोड़ दे। वो कहते हैं कि वो उसको मारना नहीं चाहते। वो कहती है कि माँ बाप तो अपने बच्चों को वैसे ही सिखाते हैं। वो कहते हैं कि दूसरे क्या करते हैं उससे उनको कोई मतलब नहीं, लेकिन वो वैसा नहीं करेंगे। वैसे भी उन्होंने पहले भी तो कई बारी किस करा है। बायन कहती है कि जब उसको खुद वो स्टार्ट करना होता है तो बात अलग होती है। वो पूछते हैं कि तो फिर क्या वो कुछ और करना चाहेगी। वो कहती है कि हाँ, लेकिन उसको क्या करना है। वो उसको कान में कुछ बताते हैं और ये सुनते ही वो कहने लगती है कि वो उनको किस ही करेगी। बायन को बहुत शर्म आ रही है, लेकिन अब उसको एम्परर को किस करना ही होगा।
एम्परर के दिमाग में सच में कुछ तो गड़बड़ हुआ है। जब बायन एक डक के जैसा मुंह बनाती है तब भी उनको वो बहुत क्यूट लगती है। उनसे रहा नहीं जाता तो वो खुद जाकर उसको किस करते हैं और उसके होठों को बाइट करते हैं। बायन कहती है कि उनको उसके होठ नहीं काटना चाहिए। क्या उनको पता है कि वो कितना दर्द करता है? वो कहते हैं कि नहीं, उनको तो नहीं पता। अगर ऐसा ही है तो खुद आजमा कर देख लीजिए। ऐसा कहकर बायन उनके नेक को काटती है। वो तुरंत सोचने लगती है कि कहीं ये रूड तो नहीं था। वो कहती है कि देखा, ऐसा करने से कितना दर्द होता है। एम्परर कहते हैं कि मैं सच में खुद को होल्ड बैक कर रहा था, लेकिन तुमने ही मुझको प्रोवोक करा। वो पूछती है कि लेकिन उसने क्या करा? वो कहते हैं वो इस बात के बारे में तब सोच सकती है जब वो उसको खा रहे होंगे। बायन कहती है कि अभी तो शाम भी नहीं हुई है, क्या हम ये बाद में कर सकते हैं? लेकिन एम्परर अब और ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकते। दूसरे दिन पैलेस में कुछ मेड्स कुछ बात करते हुए हंस रही है। किसी वजह से सुयन ये देख खुश नहीं है। बायन कहती है कि आज बाहर काफ़ी रौनक है, आखिर बात क्या है? सुयन कहती है कि मेड्स बस वहाँ साफ सफाई कर रही है। लेकिन सुयन बायन को सब सच नहीं बता रही। पूरे पैलेस में बस बायन ही एक लौती है जिसको नहीं पता कि वो लैंटर्न्स का मतलब क्या है। वो रेड लैंटर्न से किसी कॉन्कुबाइन का लॉज सजाने का मतलब होता है कि उस रात वहाँ कॉन्ज्यूमेशन होने वाला है। इसका मतलब आज रात एम्परर किसी दूसरी कॉन्कुबाइन के साथ रात बिताने वाले हैं। सुयन बायन से पूछती है कि क्या आज दोपहर को वो एम्परर से मिलने नहीं जा रही? बायन कहती है कि नहीं, वो अब बस कल जाएगी। सुयन पूछती है कि क्या एम्परर ने उसको बताया कि वो आज क्यों नहीं मिल सकते? बायन कहती है कि नहीं। वो पूछती है कि आखिर बात क्या है, लेकिन सुयन उसको कुछ नहीं बताती। सुयन सोचती है कि एम्परर इतने गैर जिम्मेवार कैसे हो सकते हैं। उसको लगा था कि उन्होंने एटलीस्ट ये बात बायन को मेंशन करा होगा। लग रहा था कि वो बायन को बहुत ही पसंद करते थे, लेकिन शायद वो ज़्यादा वक्त के लिए नहीं था। उनको एटलीस्ट बायन को सच बताना चाहिए था। ये मर्द जात और उनके तरीके, उनका सच में भरोसा नहीं करा जा सकता। मोगा कहती है कि क्या मैं जाकर पता लगाऊं? सुयन पूछती है क्या? वो कहती है कि किस कॉन्कुबाइन के साथ आज रात एम्परर रात बिताने वाले हैं। सुयन कहती है कि रहने दो, उससे कुछ बदलने वाला तो है नहीं, ये बस जग में नमक छिड़कने जैसा होगा। वो बायन के लिए चाय लेकर जाती है। ये चाय उसके दिमाग को क्लियर करेगा। बायन कहती है कि सुयन, इस रेट में तो तुम मुझे एक जीनियस बना दोगी। बस आज सुबह ही तुमने मुझे दिमाग को शक्ति देने वाला चाय दिया था। सुयन कहती है कि वो बायन के लिए कुछ सेसमे केक भी लेकर आएगी। सुयन के वहां से जाते ही बायन सोचती है कि वो लाल लैंटर्न्स जो उन लड़कियों के हाथों में था, वो वैसे ही थे जैसे कि वो लैंटर्न्स जिनसे उसकी लॉज को तब सजाया गया था जब एम्परर ने उसके साथ पहली बार रात बिताया था। उसका हमेशा पता था कि उसके अलावा 4 और कॉन्कुबाइन्स हैं, लेकिन अब क्यों उसको ऐसा फील हो रहा है। वो डिसअपॉइंटेड है और वो अपसेट भी है, लेकिन उसको नहीं पता कि वो किसके साथ अपसेट है। वो एम्परर के साथ अपसेट हो सकती है या फिर वो अपने आप के साथ अपसेट हो सकती है। उसको अपने अंदर कुछ बहुत ही डार्क सा महसूस हो रहा है, मानो जैसे वो किसी ओशन में डूब रही है। क्या वो किसी दूसरी कॉन्कुबाइन्स को वैसा ही ट्रीट करेंगे जैसा कि उन्होंने उसको करा था? किसी दूसरे को किस करेंगे, उसको इतना कसकर गले लगाएंगे कि उसको सांस लेने में भी तकलीफ होगी। उसको सूरज के जैसे जलती आंखों से देखेंगे। उसको ऐसे देखेंगे कि जैसे पूरी कायनात में वो अकेली औरत है। उसकी आंखों में एंडलेस हंगर के साथ देखेंगे। ऐसे देखेंगे कि उनका अभी मन नहीं भरा। ये सब सोचते हुए उसको पता ही नहीं चलता कि कब उसने पढ़ते पढ़ते अपने पेपर को बस इंक से सभी और भर दिया है। वो अपने हाथों को देखती है और सोचती है कि उसके बदसूरत हाथ इंक से ढके हुए और भी ज्यादा बदसूरत दिखते हैं। वो अपने उन्हीं हाथों को काटने लगती है। हम जान पाते हैं कि वो बहुत ही एंग्शियस है इस बात को लेकर। तभी सुयन और मोगवा सेसमे केक्स लेकर वहां आ जाते हैं। सुयन कहती है कि योर हाइनेस, ऐसा मत कीजिए, आप क्यों अपनी उंगलियों को काट रही है? बायन कहती है कि उसके हाथों से इंक नहीं जा रहा था। सुयन बाद में उसके हाथ धोकर इंक को निकाल देगी, तो वो बायन को खुद को हर्ट ना करने को कहती है। वो बायन को शहद के साथ वो केक्स ट्राई करने को कहते हैं और उसको वो बहुत ही पसंद आता है और वो सुयन और मोगवा को भी वो ट्राई करने को कहती है। सुयन बस होप करती है कि बायन हर्ट ना हो। वो तीनों मिलकर उन केक को एंजॉय करती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर एक कमेंट ज़रूर छोड़ना और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ये है आपका अल्टीमेट मानवा अड्डा।